नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। हम लोगों ने क्या किया था, मेंसुरेशन 2D और 3D खत्म कर लिया था और जो हम आरआरबी एनटीपीसी या एमपीटेट वर्ग 2 के लिए मैथ्स की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन किया और ये भी देखा कि किस अकॉर्डिंग हम चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने मेंसुरेशन 2D और 3D को कम्प्लीटली क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों को बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया था। और आज अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, यानी कि हिंदी में आपके बोलें तो ज्यामिति। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स जो मैंने रख रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड की पॉइंट्स। तो ये जो हम कवर करेंगे ज्योमेट्री को, तो हम की पॉइंट्स में और शॉर्ट नोट्स की तरह से कवर करेंगे। सिर्फ कहने का शॉर्ट नोट्स है, बट जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगा वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और जहाँ पर आपको डिटेल की ज़रूरत है वहाँ सारी डिटेल्स मिलेंगी। बाकी आपको क्वेश्चन करने में 100% क्वेश्चंस आपके डन हो जाएं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी। दूसरा, एवरीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री। हाँ, तो ज्योमेट्री की कोई भी क्वेश्चन हो वो आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए, उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। मेक योर नोट्स, आप खुद जब पढ़ने बैठें तो अपने कॉपी पेन लेकर के बैठें और साफ सुथरे बढ़िया तरीके से अपने ही लैंग्वेज में, इन योर ओन लैंग्वेज, मीन्स आप इंग्लिश हिंदी जो भी बोलना चाहते हैं उसको मिक्स करके जैसा आपको समझ आता है, योर नेटिव लैंग्वेज, आप उस लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएं। तो आप जब पढ़ें तो आपको ज़्यादा फैमिलियर लगे और अच्छे से समझ भी आए। दूसरा, आरआरबी एनटीपीसी एमपीटेट वर्ग 2 और एसएससी। तो ये आरआरबी एनटीपीसी आने वाली है एग्ज़ाम, वर्ग 2 की एग्ज़ाम भी आने वाली है, साथ में एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें मैथ्स आता है तो ये टॉपिक आता ही है। आपके हर एग्ज़ाम में ज्योमेट्री आती है जिसमें मैथ्स आता है, तो उस तरीके से आपको चलना है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। कुछ बेसिक चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पहली चीज़ है लाइन, दूसरा है लाइन सेगमेंट, तीसरा है रे। कई बार बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन गलत है, 3 सही हैं, तो गलत ऑप्शन ढूंढने के लिए आ जाता है। उस टाइप के क्वेश्चन में कई बार इनको रख दिया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं और रे किसको कहते हैं। तो लाइन को हम बोलेंगे रेखा और लाइन सेगमेंट को बोलेंगे रेखाखंड, तो हिंदी में भी आपको दिखेगा। रे को बोलेंगे किरण। हमारा ये जो बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा तो ये दोनों हिंदी या इंग्लिश मीडियम जो भी हैं दोनों के काम आएगा। फालतू की लैंग्वेज नहीं, जो आपके लिए ज़रूरी है वही हम पढ़ेंगे। तो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ते हैं। लाइन की जब आप बात करेंगे हिंदी में, अगर हम बोलें रेखा, तो लाइन में क्या होता है, ना तो आपकी कोई भी इसकी लेंथ डिफाइन नहीं होती, आप इसको इनफाइनाइटली कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ दोनों साइड एरोज हैं, मतलब आप यहाँ से पकड़ के इसको और आगे बढ़ा सकते हो और इस साइड भी आप इसको पकड़ के और आगे बढ़ा सकते हो, आप जितना चाहो। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होती हैं, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड। इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो आपकी लाइन हो जाती है जहां आपको, और अगर मैं बताऊं ढूंढेंगे कैसे, तो जहां दोनों तरफ आपको क्या मिले, एरो के साइन मिले, मीन्स वो आपकी क्या है, लाइन है, आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई उस पर बंदिश नहीं है। दूसरा, लाइन सेगमेंट, तो इसको हिंदी में बोलें तो रेखा खंड, आप नाम से समझ सकते हो, ये किसी रेखा का एक छोटा सा या एक पर्टिकुलर खंड होगा। ठीक है, एक पार्ट होगा, सेगमेंट होगा। लाइक यहाँ पर जैसे दोनों तरफ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का मतलब हो गया कि अब ये डिफाइंड है। अब रेखा में क्या था, नो एंड पॉइंट्स, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। मैंने क्या बोला, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो ज़रूरी है। अब लाइन सेगमेंट में आपने क्या देखा, आपने देखा कि दोनों तरफ उसके एंड पॉइंट्स हैं, और जब एंड पॉइंट्स होंगे तो इसकी फाइनाइट लेंथ ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइटली कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर इसकी एक फाइनाइट लेंथ होगी जिसको आप काउंट कर सकते हैं। और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके पास 2 एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट्स नहीं बोला मैंने, एंड पॉइंट्स बोला, मतलब किनारों पर, एंड पर, छोर पर जो पॉइंट्स होते हैं उनकी चर्चा हो रही है ना, बीच में पॉइंट्स नहीं बोले। बाकी तो ये लाइन वाइन सब पॉइंट्स को मिला करके ही बनती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को। तो इसके पास सर 2 एंड पॉइंट्स हैं और रेखा के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। रेखा इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं और लाइन सेगमेंट एक फाइनाइट लेंथ रखती है, अपने आप में डेफिनेट लेंथ रखती है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा दोनों तरफ। अब इस पूरे को आप देखोगे तो पूरे में आपको एंड पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये पूरी तो एक रेखा हो गई, लाइन हो गई।
लेकिन इसके बीच का जो ये पार्ट है, ये सेगमेंट है, ये क्योंकि दोनों तरफ एंड पॉइंट्स फिक्स कर दिए 2 पॉइंट से, तो ये वाला पार्ट आपका रेखाखंड है, ठीक है। और ये पूरी आप देखेंगे तो ये किसी रेखा यानी लाइन का ही पार्ट है, इसीलिए इसको लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं। अब तीसरी चर्चा करते हैं हम रे के ऊपर। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, एक तरफ तो एरो है, मीन्स आप इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरी तरफ लेकिन एक पॉइंट इसका फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर एंड पॉइंट है तो यहाँ आप उसको कुछ एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या देखें, हमने देखा सर 1 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट है, मतलब एक तरफ से तो ये फिक्स है, क्लियर है, इसको हम रे कहते हैं। लेकिन फाइनाइट इनफाइनाइट या डेफिनेट इनडेफिनेट में क्या करें, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, नो डेफिनेट लेंथ। ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ कोई एंड पॉइंट्स नहीं थे, आप किसी भी तरीके से एक्सटेंड दोनों तरफ कर सकते थे। जब आप किसी भी तरफ एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास कोई डेफिनेट नहीं होता, आप कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन जब दोनों तरफ बैरियर लग गया, एंड पॉइंट्स हो गए, तो आप उस रेखाखंड को तो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो वो एक डेफिनेट लेंथ अपने आप में रखता है। अब यहाँ क्या हुआ, इसके पास एक एंड पॉइंट तो है, बट दूसरी तरफ से ये क्या है, आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसके कारण से ये क्या हो गया, नो डेफिनेट लेंथ हमने बोल दिया। होप आप लोगों को लाइन सेगमेंट और रे यानी रेखा, रेखाखंड और तीसरा किरण, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणों का एग्जाम्पल जब हम लेते हैं तो लाइक यहाँ पर आपका सूर्य है, तो वो चारों तरफ जो है वो आपकी किरणें जाती हैं, है ना। अब उनके पास तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ तक ही जाना है, वो जहाँ तक जा सकती हैं आप वो एक्सटेंड हो जाती हैं। बट जो दूसरा पॉइंट रहता है उनका, लाइक इस पर्टिकुलर किरण की बात करते हैं तो वो तो सूर्य से ही आ रहा है ना, वो फिक्स है आपका, तो इसीलिए हम सूर्य की रेखा नहीं कहते, हम सूर्य की किरणें बोलते हैं, है ना। तो होप आप लोग को ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पर हमने चर्चा की लाइन सेगमेंट और रे की। अब सर परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो आपको एक एक करके बता देते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस हिंदी में बोलें तो लंबवत रेखाएं, दो इस तरीके की रेखाएं जो एक दूसरे पर जब इंटरसेक्ट करें तो 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वो सर आपकी परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। कई बार हम शॉर्ट में परपेंडिकुलर को ऐसे भी लिख देते हैं, ये परपेंडिकुलर का साइन हो जाता है। पांचवी चीज पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, हिंदी में बात करें तो समांतर रेखाएं आपकी क्या होती हैं। तो दो ऐसी लाइन जो कितना भी एक्सटेंड कर लो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, चाहे जितना एक्सटेंड करो, अब आप इसको चाहे जितना आगे बढ़ाओ दोनों को, लेकिन ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, चाहे आप कैसे भी खींचो, ऐसी बना दो, है ना, ऐसे बना दो, बस दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करें वो आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। फिर एक आती है लास्ट में ट्रांसवर्सल लाइन यानी अनुप्रस्थ रेखाएं। तो ट्रांसवर्सल लाइंस का मतलब ये होता है एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा, मतलब कितने भी रख दो, उनको कट करती हुई एक लाइन जाए, तिरछी रेखा, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। चाहे ये दो पैरेलल लाइंस हो चाहे दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस हो, बट उनको जब कट करके गई तो उस लाइन को हमने क्या बोला, ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, या फिर हिंदी में अनुप्रस्थ रेखाएं। तो आपका जो ये बेसिक चीजें थी वो होप क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। अब सर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। लाइन की बात तो हमने कर ली, तो एंगल की बात करें तो सर आपका एक तो होता है एक्यूट एंगल, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। एक होता है राइट एंगल यानी 90 डिग्री वाला, तो इसको हिंदी में बोलते हैं सर हम समकोण। फिर एक होता है सर ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हम बोलते हैं अधिक कोण। अब एक्यूट, मैं यहाँ पर ही चर्चा कर लेता हूँ, जैसे पहले हम चर्चा करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल हिंदी में न्यून कोण क्या होते हैं, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये दो लाइंस हैं, इनके यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता तो 90 डिग्री होता, तो डेफिनेट सी बात है कि चलो नाम दे देता हूँ ए, इसको ओ बोल दिया, इसको बी बोल दिया। तो ये जो एंगल ए ओ बी है, यानी ए और बी के बीच में ओ से जाता हुआ बीच में जो गैप है, वो जो एंगल है वो डेफिनेटली 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल होगा यानी न्यून कोण होगा। क्यों, तो कोई भी एंगल थीटा 0 से तो बड़ा हो और छोटा हो किससे, 90 से, तो वो हमारा न्यून कोण में आता है। यानी 1 से लेके 89 तक के सारे एंगल्स आपके एक्यूट एंगल होते हैं, 90 से कम होते हैं और 0 से ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। होप आप लोग को चीज़ समझ आई होगी। अब हम दूसरी चर्चा कर लेते हैं दूसरे एंगल की। दूसरा क्या हमारा राइट एंगल।
थीटा जब 90 डिग्री हो तो वो आपका समकोण होता है, और अगर इससे कहीं ट्रायंगल बनता है तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरी चीज क्या है हमारे पास सर, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। लाइक एक लाइन ऐसी थी और एक लाइन यहाँ खींच दी, अब यहाँ होती तो 90 डिग्री रहता, लेकिन इससे भी ज़्यादा है यानी ये 90 से ज़्यादा है, और सीधी लाइन होती तो 180 डिग्री होती, यानी 180 तो नहीं है। तो ये जो एंगल AOB है जिसको हम थीटा बोल दे रहे हैं वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि वो 90 से तो ज़्यादा है बट 180 से कम है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन छोटा हो 180 डिग्री से, वो आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, और इंग्लिश में बात करें तो वो ऑब्ट्यूज एंगल आपका कहलाएगा। अब चौथा है आपका स्ट्रेट एंगल, हिंदी में शायद ऋजु कोण बोलते हैं या रेखीय कोण भी हम इसको कह सकते हैं। तो जैसा समकोण में थीटा अगर पर्टिकुलर 90 डिग्री है तो यहाँ थीटा पर्टिकुलर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। आप बनाकर देखेंगे, यहाँ से ये हो गई A और ये हो गई B, इनके बीच का एंगल जो है ये कंप्लीट एंगल, तो ये थीटा हो गया। अब ये इसको हम रेखीय कोण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल बना वो 180 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि कंप्लीट 360 होता है तो ये उसका आधा तो घूम ही गया है यहाँ से आप, तो इसी को हम कहते हैं ऋजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल। अब हम पांचवे के ऊपर चलते हैं। तो जो पांचवा है आपका रिफ्लेक्स एंगल, उसको शायद हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं हिंदी में, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है क्या, यानी ये प्रतिवर्ती कोण जो है, प्रतिवर्ती कोण है वो आपका क्या है। लाइक मैंने एक लाइन ऐसी खींची A और एक लाइन ऐसी खींच दी B, इनके बीच का ये वाला एंगल, देखो अगर स्ट्रेट लाइन होती तो 180 होता, और अगर नीचे आ जाता तो ये 270 हो जाता, क्योंकि 90 ऊपर फिर 90 180 फिर 90 270, लेकिन इनके बीच में है तो कुछ भी ये एंगल होगा, मान लो थीटा है तो ये 180 से तो बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है। तो जब आपका एंगल थीटा जो है वो 180 से बड़ा हो लेकिन छोटा हो 270 से, तो उस टाइप के एंगल को सर हम प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। आगे देखते हैं, छठे नंबर पे है सर हमारे पास कंप्लीट एंगल। तो ये जो कंप्लीट एंगल है उसको हम संपूर्ण कोण भी कह सकते हैं या पूर्ण कोण भी कह सकते हैं। ये क्या है, अगर थीटा आपका पर्टिकुलर 360 डिग्री है तो ये संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहलाएगा। कैसे, लाइक ये लाइन है, यहाँ से आप चले और पूरा घूमकर वहीं आ गए, एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो वो आपका थीटा 360 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, एक कंप्लीट राउंड आपने कंप्लीट कर लिया है तो वो 360 डिग्री का होता है, उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल जो हैं वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं। पहला है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में देखें तो ये होता है समपूरक कोण। नाम से देखो, समपूरक मतलब सम का मतलब क्या था, 90 डिग्री, पूरक जो कंप्लीट करें, तो दो ऐसे एंगल्स जो जिनको हम जोड़ दें तो 90 डिग्री बन जाए, तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। सम एंगल यही होता है, समकोण यही होता है। जब समकोण ये है, मैंने एक लाइन खींची यहाँ पर, यहाँ मान लो कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 है और यहाँ कोई एंगल थीटा 2 है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो समकोण बनेगा। तो जब भी आपका दो एंगल्स को जोड़ने पर अगर वो 90 डिग्री बना देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। क्लियर है, बहुत आसान शब्दों में ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है। जहां आवश्यक नहीं आती लैंग्वेज की वहां पर आप ज़्यादा भाषा ना लिखें, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री को जब हम बात करें तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, लाइक यहाँ पर मान लो दो रेखाएं हैं A O B। अब मैंने एक यहाँ लाइन खींची तो ये एंगल हो गया मान लो थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन बनने पर क्या होगा, ये 180 डिग्री बनाएगा। तो जब दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री बनेगा, और 180 डिग्री बनेगा तो वो हमारा क्या होगा, पूरक बन जाएगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 करने पर, दोनों को जोड़ने पर यदि 180 डिग्री आता है तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स या फिर आपके पूरक कोण आपस में कहलाते हैं। अब तीसरी चीज देख लेते हैं, लीनियर पेयर, रेखीय युग्म भी हम इसको हिंदी में कहते हैं। रेखीय युग्म, जैसे एक कोई लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी, उस पर एक कोण बन रहा था, मान लो ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2, ये मान लो आपका हो गया
इसको हम ओ बोल देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गई, ये स्ट्रेट लाइन थी ए बी, और एक ओ सी करके एक यहाँ पर रे बनाई। तो ये जो एंगल बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर क्या है, स्ट्रेट एंगल्स पर आने वाले कोणों का योग जो है वो आपका 180 डिग्री होता है। एक और खींच दो आप, भले ही इसको डी बोल दो। तो अब ये जो एंगल ए ओ सी है प्लस एंगल सी ओ डी है, ये बीच वाला एंगल, ये वाला, और ये अलग थीटा 3 प्लस एंगल डी ओ बी, ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्योंकि ये तीनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों मिल रहे हैं, तो ये 180 डिग्री बनाएंगे। और जब ऐसा होगा तो हम इसको लीनियर पेयर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो कोणों की बात होती है, बट मैंने आपको 3-4 भी बता दिए, वो भी आपके लीनियर ही होते हैं अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं। तो वैसे तो युग्म में आप 2 को लेंगे, क्वेश्चंस आपको 2 पर आएंगे ज़्यादातर, बट हाँ फिर भी 3-4 भी अगर आ रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, तो वो भी जोड़ करके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। तो ये कंप्लीटली हमने इस तरीके से ये पेयर ऑफ एंगल्स को भी समझा। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ रेखा। तो अनुप्रस्थ रेखा के द्वारा बनाए गए कोण। तो अनुप्रस्थ रेखा क्या होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन कट करे। लाइक ये 2 लाइंस हैं यहाँ पे हमारे पास, कुछ भी यहाँ पर हम इसको नाम भी दे सकते हैं। एक को हमने बोला L और दूसरी को बोल दिया M, पूरी लाइन को। तो एक ऐसी रेखा जो इन दोनों को कट करेगी वो आपकी ट्रांसवर्स लाइन कहलाएगी, पहली चीज़ LM। और ये जो तीसरी लाइन है इसको हमने बोल दिया N। ये ट्रांसवर्स लाइन है। अब इससे जो एंगल बनते हैं उनको हम समझ लेते हैं। अब यहाँ कितने एंगल बन रहे हैं, इसको बोला हमने 1, ये हो गया 2, इसको बोल दिया 3, और ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये हो गया आपका 8। इसको आप एक काम करो, लाइन से ही चलने दो, इसको 3 बोल दो और इसको आप 4 बोल के चलो। अब हम समझते हैं यहाँ पर क्या है। एंगल 1, एंगल 5, ये 1 वाला और ये 5 वाला। फिर एंगल 2 और एंगल 6, ये 2 वाला और ये एंगल 6 वाला। फिर एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8। फिर आपका एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंगल 7। ये 4 पेयर जो हैं वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, पहली चीज़। और होगा क्या कि ये आपस में बराबर भी होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आप ध्यान रखना, जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग क्या है 5, 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है 6, 4 इधर ऊपर की साइड है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या है 8, 3 इधर नीचे है तो नीचे साइड 7 जो है वो इसका करस्पॉन्डिंग कहलाएगा। ठीक है, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। हिंदी वाले भी बैठे होंगे तो बोलेंगे सर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स किनको कहते हैं, तो ये हिंदी में कहलाते हैं आपके संगत कोण। कौन से कोण, संगत कोण। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पर यहाँ चर्चा करते हैं। दूसरा है सर वर्टिकली ऑपोजिट कोण। हिंदी में बात करें तो इनको बोलते हैं सर शीर्षाभिमुख कोण। वो क्या होते हैं, अब वापस आप यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पर जो एंगल नंबर 1 है वो आपका उसके सामने कौन सा है 3, मतलब ठीक सामने वाला एंगल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट। दूसरे के सामने क्या है 4, 5 के सामने क्या है 7 और 6 के सामने क्या है 8। तो ये दोनों एक दूसरे के जब सामने हैं तो बराबर भी होंगे, और इनको जब हम बराबर लिखेंगे तो हम रीजन देंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यानी एंगल 1 के सामने क्या है, यहाँ देखो एंगल 3, तो 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, यहाँ पर आप देखोगे 2 के सामने 4, 5 7 के बराबर और 6 8 के बराबर। एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के बराबर और एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से जो आपका बनता है वो आप समझिए। और ये क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इनको हम बोलेंगे आपस में बराबर होंगे और रीजन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण। होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करें तो वो आपके होते हैं कौन से, एकांतर कोण। एकांतर, और क्योंकि इंटीरियर भी है तो एकांतर अभ्यंतर कोण। अभ्यंतर मीन्स इंटीरियर। वैसे आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एकांतर कोण याद रखिएगा। ठीक है, अब जब हम बात इंटीरियर की कर रहे हैं तो हम अंदर की साइड वाले एंगल्स को काउंट करेंगे। जैसे ये जो एंगल 3 है
ये वाला। अब जब हम z बनाएंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका है आप z बनाइए। 3 से आप शुरू कर रहे हैं तो z ऐसा बनेगा उल्टा, और अंदर की साइड इन z में कौन से एंगल आए, यहाँ पर तीसरा आया और यहाँ पर 5वां आया, तो ये 3 और 5 आपस में बराबर होंगे। एंगल 3 बराबर होगा किसका, एंगल 5 के। क्यों, ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं क्योंकि अंदर की साइड है। अब की बार हम यहाँ z बनाते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, लाइक ब्लैक कलर से बना लेते हैं। तो z ऐसा बनेगा इस टाइप से। तो अब अंदर की साइड देखो, यहाँ आपने z बनाया तो अंदर कौन से एंगल आए, यहाँ तो आया दूसरा एंगल और यहाँ आया आपका कौन सा एंगल, 8वां एंगल। तो जो दूसरा और 8वां है वो भी आपका आपस में कैसे होंगे, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के। एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स हैं और वो भी इंटीरियर है। अब साथ ही साथ हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी समझ लेते हैं। एक्सटीरियर, एकांतर, बाह्य कोण भी हम इनको बोलेंगे हिंदी में, लेकिन आपको सिर्फ एकांतर याद रखना है। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। यहाँ पर जैसे ये एंगल 4 है ना, तो यहाँ हम z बना लेते हैं जो ऑलरेडी आपका बना हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस z में बाहर की साइड कौन सा कोण है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक्सटेंड होगी, यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक्सटेंड होगी। तो बाहर यहाँ बन रहा है 4 और यहाँ बाहर बन रहा है कौन सा, 6। तो 4 और 6 आपस में बराबर होंगे। एंगल 4 जो है वो 6 के बराबर होगा। और यहीं दूसरी तरफ हम देखें तो एक z यहाँ बनाया था हमने, अब जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो बाहर कौन सा एंगल बन रहा है, 1, और यहाँ बाहर कौन सा एंगल बन रहा है, 7। तो 1 और 7 भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, और ये हमारे कहलाएंगे एक्सटीरियर। बट आपको इंटीरियर एक्सटीरियर छोड़ दो, आप तो ऑल्टरनेट एंगल से याद रखो, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, और कहलाते क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ समझ आई होंगी। यहाँ पर हमने चर्चा कर ली एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइंस की भी, क्योंकि वो आपको समझ आ चुका है। तो अब की पॉइंट्स में की हैक्स जो है वो हम समझने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स के। लाइक इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस थी, उनको कट करने वाली 2 लाइंस आपको मिली जो कि आपस में, ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, ए बी और सी डी। अब ए से लेके सी तक की दूरी ये ए है मान लो, और बी से लेके डी तक की दूरी ये आपकी बी है, और बीच में कोई लाइन है एम एन, ठीक है। और ये जो रेशो है ये है एक्स रेशो वाई का। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, सामने भी आपका यही होगा। इनमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो 2 चीजें आप इसमें याद रखो। पहला कि सर ए और एम क्या है, ए एम ये बीच वाली लाइन तक की दूरी, बटे में एम बी यानी यहां से यहां तक की दूरी, यानी ये दूरी और ये दूरी का रेशो जो है वो बराबर होगा यहां पर सी एन और एन डी के। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज जो इसमें आपको याद रखनी है, वो मान लो आपको बोले कि बीच वाली लाइन की लेंथ निकालो, क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे, तो आप कैसे निकालोगे, तो एम एन आप निकालोगे, ए के साथ में अगले वाले रेशो का गुणा कर दो और बी के साथ में उसके ऊपर वाले का गुणा कर दो, यानी ए के साथ में y और b के साथ में x। ये रेशो आपको दे रखेंगे जब वो पूछेंगे, और नीचे आ जाएगा आपका x प्लस वाई, दोनों रेशियोज का सम। तो इस तरीके से ये 2 चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है, अपने नोट्स अपने फॉर्म में बना लीजिएगा। इसी में हम अगला पॉइंट और जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 2 लाइन्सें थी जिनमें हमने 4 तो पैरेलल लाइन खींची और 2 लाइनों से उसको कट किया। इन पॉइंट्स को हमने बोला A, B, C एंड D, और यहाँ बोला P, Q, R और S। रेशो की बात करें तो मान लो यहाँ रेशो है X रेशो Y रेशो Z का, और यहाँ आपके पास रेशो है A रेशो B रेशो C। इन 3 रेशो में इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो A रेशो B रेशो C बराबर होगा X रेशो Y रेशो Z के, क्योंकि ये अलग अलग नहीं होंगे, आपके इक्वल ही होंगे। पहली चीज़ तो यही ध्यान रखनी है, आप नोट कर लीजिएगा, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। A रेशो के बटे में B प्लस C, A के बटे में B प्लस C, यानी इस AB वाले रेशो के बटे में BC प्लस CD, और यहाँ पर उसके सामने क्या है X, तो X के बटे में आपका Y प्लस Z, ये आपस में इक्वल होंगे। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है,
फिर एक तीसरी चीज यहाँ पर आप याद करके रख सकते हैं जो आपके काम आएगी। ये ऊपर वाले रेशो का काम हो गया। अब अगर बीच वाले रेशो की बात करें, ये बी और यहाँ क्या है वाई, तो उनके टर्म्स में आप याद रखोगे तो बी के वटे में तीनों का सम आपको करना है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ सामने y है तो y के बटे में x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपस में बराबर होगा। जब ऊपर वाले रेशो की बात करी तो नीचे के दोनों को जोड़ दिया, ऊपर वाला प्लस नीचे के दोनों को जोड़ दिया और ये बराबर। जब बीच वाले रेशो की बात करी तो उसके नीचे तीनों को हमने जोड़ा है, सी को भी काउंट किया है। ये तीन चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है, तो आपके सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। एक आज का बोनस हो जाएगा ये हमारे लिए। कैंची पैटर्न में कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। अब मैं यहाँ से लाइन खींच के इसको ऐसे बंद कर देता हूँ। ये ए बी सी एक कैंची बन गई, तो इसको हम कहते हैं कैंची पैटर्न। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से आगे आ जाएगी। तो इस पे क्वेश्चंस कई बार अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सीजीएल जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। वो बी एंगल बोला, ये आपका ए एंगल है और ये बताने की जरूरत नहीं है आपका सी एंगल है। क्लियर है? तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जब बी एंगल आपको दिया है तो ये वाला एंगल आप बताओ, जिसको मैं थीटा बोल देता हूँ, ए और इस पॉइंट को बोलते खुले ओ सी, ये एंगल आप कैसे निकालोगे? तो ये जो थीटा एंगल है वो आपको निकालना है तीनों के सम से, ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी एंगल। तो ये आज का बोनस क्वेश्चन था कि कैंची पैटर्न पर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला एंगल अगर आपको थीटा चाहिए तो आप अंदर के तीनों ए बी सी को जोड़ देना, तो ये आपका एंगल निकल आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। लाइन एंड एंगल्स के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट हमें चाहिए थे वो आज हमने सारे पढ़े। एक एक करके मैं रिकॉल करवा देता हूँ। पहले हमने कैसे पढ़ना है वो देखा, फिर लाइन और एंगल्स में बेसिक चीज़ें देखी, बहुत अच्छे से समझा, टाइप्स ऑफ एंगल समझे यहाँ पर। उसके बाद फिर हमने पेयर ऑफ एंगल्स को समझा, फिर हमने एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, उस चीज़ को भी बहुत ढंग से समझा, जितने भी उसके टाइप्स थे। फिर हमने ये देखा कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन पैटर्न पर, तो ये एक पहला पैटर्न ये बताया। दूसरा पैटर्न जो है वो है, जो की पॉइंट्स हमने बोला था वो ये था। ठीक है, ये एक बोनस ऐड किया हमने आज के लेक्चर में, कैंची पैटर्न। कई बार अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, कुछ नहीं करना, आपको अंदर के तीनों एंगल्स को जोड़ना है। तो होप आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप लाइन एंड एंगल्स हमने कंप्लीट कर लिया तो उसके क्वेश्चंस के साथ आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।